अजीत आगरकर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि ये है बीसीसीआई के करंट चीफ सेलेक्टर एंड करंटली इन्हें दो फैन बेसिस से खतरनाक गालियां और हेट मिल रही है और जिसका रीजन हमें ऑलरेडी पता ही है। वैसे आज के टाइम में ज्यादातर लोग इन्हें चीफ सेलेक्टर होने की वजह से जानते हैं, पर इनके नाम एक खतरनाक रिकॉर्ड है। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही थी 1999 और ईयर 2000 के बीच, तब अजीत आगरकर ने रिकॉर्ड बनाया था 5 कंसेक्यूटिव इनिंग्स में डक पर आउट होने का, और उसमें से 4 मैचेस में तो वो फर्स्ट बॉल पर ही डक हो गए थे, यानी कि गोल्डन डक पर ही। लेकिन इस सब के बाद भी वो भी है इंडियन टीम के चीफ सेलेक्टर। वेल ऑफ कोर्स ये स्टैट्स उनके पूरे करियर का एक छोटा सा पार्ट है जो कि ऑब्वियसली काफी बकवास लग रहे होंगे, एंड इवन उनकी जो भी कंट्रोवर्सीज एंड इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं उससे भी उनकी पर्सनालिटी आपको बकवास लग रही होगी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि वो आखिर कैसे प्लेयर थे? क्या वो इतने अच्छे थे कि उस वजह से बीसीसीआई ने उन्हें आगे खिलाने की जगह पर सीधा चीफ सेलेक्टर बना दिया? वेल अब इनके स्टार्ट्स बताने से पहले मैं बता दूं कि इस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आकाश चोपड़ा के बारे में बात करी थी एंड इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे अजीत आगरकर की। तो अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे और पार्ट्स लेकर आए तो आप उस प्लेयर का नाम कमेंट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे। सो अजीत आगरकर ने अपना डेब्यू मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 1 अप्रैल 1998 को, जो कि एक वनडे मैच था एंड ये मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज में। वैसे तो फर्स्ट मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, बट बॉलिंग में इन्होंने 5 ओवर डालकर 6.20 की इकोनॉमी के साथ 31 रन दिए थे एंड साथ में इन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का विकेट लिया था, जिन्होंने उस मैच में 45 बॉल्स में 61 रन स्कोर करे थे। उसके बाद उन्होंने अपने करियर का थर्ड मैच भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, जहां उन्होंने 10 ओवर में 46 रन देकर 4 विकेट ले लिए थे, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर्स का भी विकेट था। अब बस इनकी बॉलिंग की वजह से ही उस सीरीज के फाइनल्स में इंडिया थी और इंडिया का मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यहीं पर इनकी पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग भी आई थी, और वो भी एज एन ऑलराउंडर। हालांकि उस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे एज इन्होंने 6 बॉल्स खेलकर सिर्फ 4 ही रन बनाए थे, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने अपना 100% दिया था। 228 के टारगेट को डिफेंड करते हुए इन्होंने बस 10 ओवर में 53 रन दिए थे एंड साथ में 2 विकेट्स भी लिए थे, और इसी वजह से आगरकर को नेक्स्ट पेप्सी कोला सीरीज में सेलेक्ट कर लिया गया था। इस पेप्सी कोला सीरीज के फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अजीत आगरकर ने बैटिंग में 9 रन बनाए थे 8 बॉल्स में, एंड उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 35 रन देकर 4 विकेट हॉल फिर से अपने नाम किया था, एंड इसी के साथ वो इस मैच में अपने करियर का पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीतते हैं। और इन्हीं अच्छे स्टैट्स की वजह से इनको इंडिया हर ओडीआई में खिलाने लगती है एंड ये ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट्स लेते ही थे। ये किसी मैच में विकेट लेस चले जाए ऐसा बहुत मुश्किल होता था। और बस बॉलिंग में नहीं, बैटिंग में भी ये काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे जब जब इंडियन टीम को नीड थी। उस साल ओडीआई में इन्होंने बैटिंग करते हुए टोटल 13 इनिंग्स में 88.50 के स्ट्राइक रेट के साथ 177 रन बनाए थे, एंड बॉलिंग में टोटल 30 मैचेस में 268.5 ओवर्स डालकर 5.12 की इकोनॉमी के साथ 58 विकेट्स लिए थे, जो कि किसी भी न्यू प्लेयर के लिए बहुत इंप्रेसिव स्टैट्स थे। और ओडीआई में इतने अच्छे स्टैट्स को देखकर बीसीसीआई ने इन्हें टेस्ट में भी खेलने का मौका दिया। 7 अक्टूबर 1998 को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अजीत आगरकर अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं। उस मैच की फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 16 ओवर्स डाले थे, जिसमें 3 मेडन ओवर्स भी शामिल थे, और 1 विकेट अपने नाम करके इन्होंने 40 रन ही दिए थे। और फिर सेकंड इनिंग में इन्होंने 18 ओवर्स डाल के 60 रन दिए थे, और साथ में 1 विकेट भी एंड 2 मेडन ओवर्स भी। बॉलिंग में उनका परफॉर्मेंस काफी डिसेंट था, लेकिन बैटिंग में ये फ्लॉप रहे थे आज इन्होंने फर्स्ट इनिंग में बस 4 रन बनाए और फिर सेकंड इनिंग्स में 5 रन। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 14 दिसंबर 2000, जिस दिन ये अपने वनडे करियर की फर्स्ट एवर 50 लगाते हैं, वो भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जिसमें 25 बॉल्स में 67 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, और वो भी 268 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इसी मैच में 3 विकेट हॉल लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम करते हैं। अब इनकी बॉलिंग का तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये कितने डिसेंट बॉलर रहे थे, लेकिन बैटिंग का तो आपको भी अभी थोड़ा शक ही हो रहा हो कि बैटिंग में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी जितनी नीडेड थी टीम को, एंड उनकी इस 50 को काफी लोग वन ऑफ वंडर भी कह रहे थे कि बस ये एक फ्लूक है और कुछ नहीं। बट द मेन पॉइंट इज कि उस टाइम पर इनकी बैटिंग ज्यादा आती ही नहीं थी, जिस वजह से इन्हें चांस ही नहीं मिलता था ज्यादा परफॉर्म करने का, या फिर जब आती थी तो ऐसे सिचुएशन में आती थी कि वो कुछ खास नहीं कर पाते थे। जैसे कि 6 नवंबर 2002 को ओडीआई सीरीज में फर्स्ट मैच में ही अजीत आगरकर को 3rd नंबर पर प्रमोट कर दिया जाता है, एंड उस मैच में प्रमोट होते ही अजीत आगरकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 102 बॉल्स में 11 फोर्स एंड 2 सिक्सेस के साथ 95 रन की एक खतरनाक इनिंग्स खेल देते हैं, जो कि उनके ओडीआई करियर का हाईएस्ट स्कोर भी था। अब बात करते हैं कि पूरे ओडीआई करियर की। सबसे पहले बैटिंग, तो इन्होंने ओडीआई करियर में बैटिंग करते हुए 113 इनिंग्स में 89 के स्ट्राइक रेट के साथ 26 बार नॉट आउट रहकर टोटल 1269 रन बनाए, और बॉलिंग में 188 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1580 ओवर्स डाल के
100 मेडन्स ओवर डाले, जिसमें इन्होंने 5.07 की इकोनॉमी के साथ 2 बार 500 लिया और 10 बार 4 विकेट हॉल लेकर टोटल 288 विकेट्स अपने नाम करे। एंड इनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर रही मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में, जब इन्होंने 42 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे। अब हमने ओडीआई की बात तो कर ली, अब टेस्ट की बात करते हैं। सो टेस्ट में बैटिंग में इन्होंने एवरेज ही परफॉर्म किया, एज उन्होंने 39 इनिंग्स में टोटल 571 रन बनाए और एक सेंचुरी भी बनाई। बट द मेन थिंग इज इन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में 83 फोर्स और 3 सिक्सेस मारे, जो कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए बहुत इंप्रेसिव स्टार्ट्स है। एंड एक फैक्ट बताऊं, वो जो सेंचुरी इन्होंने मारी है वो उन्होंने लॉर्ड्स के ग्राउंड में मारी थी, जहां पर बड़े से बड़े लेजेंड्स स्कोर नहीं कर पाए, वहां पर अजीत आगरकर ने एक सेंचुरी मार दी थी। जस्ट अनबिलीवेबल थिंग। और टेस्ट में बॉलिंग करते हुए इन्होंने टोटल 26 मैचेस में ऑलमोस्ट 809 ओवर्स डाल के, जिसमें से 168 मेडन्स थे, 58 विकेट्स लिए, जहां इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा था 6 for 41 का। अब इन दो फॉर्मेट्स के अलावा इन्होंने टी20s में भी ट्राई किया था आईपीएल के अंदर, दिल्ली डेयरडेविल्स से और कोलकाता नाइट राइडर्स से भी, जिन्होंने इन्हें बाय तो किया पर उसमें ये बिल्कुल फ्लॉप रहे। उसके बाद टी20आई में भी इनको चांसेस दिए गए, बट ये उसमें भी काफी फ्लॉप ही रहे एंड एक तरह से ये वनडे के प्लेयर ही रह गए। तो पॉइंट आता है कि इन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली थी। तो इन्होंने रिटायरमेंट 2013 में ली, बट इनको पूरी तरीके से टीम से 2008 में ही निकाल दिया गया था, जब इन्हें और चांसेस नहीं दिए गए। एंड फिर 2011 के वर्ल्ड कप से भी इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। एंड इसके बाद सभी फैंस बीसीसीआई से काफी नाराज थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना कमबैक किया कमेंट्री पैनल में। एंड आई होप आपको काफी चीजें समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों लोग खुश नहीं थे जब इन्हें चीफ सेलेक्टर बनाया गया। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल बस इन्हें बॉम्बे डक वाली चीज की वजह से ट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि इन सब स्टैट्स से आपको ये पता लग गया होगा कि इनका ओडीआई करियर उतना भी कुछ खास नहीं था। सो ये था अजीत आगरकर का करियर। अब आप इस करियर को 10 में से कितना रेट करोगे, कमेंट में बता देना। एंड ऑल्सो क्या आपके हिसाब से अजीत आगरकर सही में डिजर्व करते हैं चीफ सेलेक्टर बनना, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।